वेरिटास पाठशाला में सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे गणित सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब ये बहुपद होते क्या हैं? तो आम तौर पर हम कहते हैं कि जिसमें एक से अधिक पद हो उसको हम बहुपद कहते हैं। अब ये पद किस में हो सकते हैं? गणित में जब भी हम चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं के साथ लिखते हैं तो उसको हम पद कहते हैं। जैसे अब ये चर और अचर क्या चीज़ है? चर और अचर। तो ये जो चर होता है ये होती है अज्ञात राशियाँ, ऐसे मान या ऐसी राशियाँ जिनके मान हमारे पास गणितीय रूप में या संख्यात्मक रूप में उपलब्ध नहीं हो, जिसको हम अज्ञात भी कहते हैं, जिसका मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जो अचर होती है जिसका मान निश्चित होता है, स्थिर होता है, उनको हम कहते हैं अचर, जिसका मान फिक्स हो। जैसे कि कोई संख्यात्मक मान 1, 2, -1, ये सब क्या है? अचर राशियाँ, 0 भी कह सकते हैं। तो ये सब है अचर राशियाँ। तो गणित में हम जब चर और अचर या केवल चर को गणितीय संक्रियाओं के साथ लिखते हैं। अब गणितीय संक्रियाएँ क्या है? जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सब है गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रियाओं के साथ जब चर अचर को एक साथ या केवल चर को या अचर को लिखते हैं उसको हम पद कहते हैं। जैसे मैं कहूँ 1, ये एक पद हुआ। अब 1 के प्लस में अगर मैं 2 कर दूँ तो 1 + 2 ये 2 पद हो गए। ऐसे अगर अचर राशि और चर राशि साथ में हो तो जैसे x है, चर राशि है, और +1 ये अचर और चर को भी साथ में, अब इसके गुणा भी कर सकते हैं तो 2x भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये होगा पद। अब इसमें पद कितने हैं? 1 और 2 पद हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो चर राशियाँ होती है वो अज्ञात होती है और उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हम बहुपद की जब भी बात करेंगे, समीकरण और बहुपद की, उसमें आपने x और y का उपयोग बहुत ज़्यादा देखा होगा पिछली कक्षाओं में भी, 7, 8, 9 में। तो ये होते हैं बहुपद। अब बहुपद में जो मुख्य बिंदु हमारे पास है वो क्या है? एक तो होगा बहुपद की घात, या जिसको पावर भी कहते हैं या कोटि भी कहते हैं कई बार। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है बहुपद में उपस्थित जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात। अब ये घात अगर किसी को नहीं पता कि घात क्या होती है, तो जैसे किसी x, y, z या चर पे जो ऊपर लिखी हुई होती है वो घात होती है। ये जो 2, 3 ये क्या है? घात है। और घात क्या होती है? जब समान संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो वो घात के रूप में परिवर्तित हो जाती है, हो सकती है, या हम उसको कर भी सकते हैं। जैसे 2 का 2 से गुणा किया, फिर 2 से किया, तो 2 कितनी है? इसमें 2 3 बार है तो 2 की घात 3 कह सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की इसमें क्षमता है, पावर कितनी है? 3 है। तो ये होती है बहुपद की घात। तो अब देखो उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि एक बहुपद लेते हैं, अब ये एक बहुपद हमको सामने दिख रहे हैं। तो इसमें पहले तो हम अगर पद पूछे तो कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 पद है, तो 4 पद। अब बहुपद का अर्थ क्या है? जिसमें एक से अधिक पद हो। तो एक से अधिक है, ये एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है। तो अब इस बहुपद की अगर हमको घात पूछे या कोटि पूछे तो हम क्या कहेंगे? ये बहुपद किस चर पर आधारित है? सबसे पहले तो इसमें चर है x, तो जो भी चर हो उसकी अधिकतम घात। इसमें देखो घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 4। तो इसको हम बहुपद की घात कहेंगे। तो इसकी घात क्या होगी? बहुपद की 4 होगी। तो ऐसे ही सिंपल से होते हैं क्वेश्चन, तो हम घात आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत वहाँ पर आती है जहाँ पर घात से
बहुपद का प्रकार निर्धारित करना पड़े। तो इसके लिए सिंपल सा एक है कि बहुपद हमारे पास 3 घात से संबंधित ही आएंगे या आ सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है चैप्टर में वो घात 3 तक ही सीमित है, और उनमें भी जो घात 2 वाले बहुपद है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी बहुपद की घात 1 हो तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक या एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। और यदि किसी बहुपद की घात 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। अब ये जो द्विघात बहुपद होते हैं इसी से द्विघात समीकरण भी बनते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण से संबंधित। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। तो रैखिक समीकरण में क्या होगा, घात 1 होगी बहुपद की। अब बहुपद की घात 1 होने का अर्थ क्या है, जो उसमें चर राशि है उसकी घात 1 होगी। अब साथ में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। तो ये जो चर होगा मेन उसकी घात 1 होगी, यानी कि ऊपर घात लिखी हुई ही नहीं होगी। घात 1 को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, ऊपर 1 लिखना आवश्यक नहीं है। ये होगी घात 1। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद, और ऐसे अगर 3 घात हो तो त्रिघात बहुपद हो सकता है। तो ये तो हो जाएगी बहुपद की घात और उनके नाम घात के अनुसार। अब देखिए, हमने अभी बात की थी जो द्विघात बहुपद है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको शून्य के बारे में पढ़ लेना जरूरी है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य, और इसी से संबंधित या इससे पहले आना चाहिए बहुपद का मान। अब बहुपद का मान हमको आएगा तो हम उससे शून्य की ओर बढ़ सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई बहुपद है x-1 है जिसको हम पी एक्स कह रहे हैं। पी एक्स का अर्थ है ये पी कोई भी हमने पोलिनोमियल शब्द के लिए पी को मान लिया, और एक्स है इसका चर। तो एक्स पर कोई बहुपद है x-1, इसको हमने पी एक्स मान लिया। तो इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सीधा सा क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर 1 रख देना है। तो p और x के स्थान पर 1 रख दिया। p1 बराबर x-1 है तो 1 माइनस 1 है, इस x के स्थान पर हमने 1 रख दिया तो आ जाएगा 1, और यह आ जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि p1 पर दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसी एक एग्जाम्पल से हम दोनों चीज़ों को एक साथ समझ सकते हैं कि बहुपद का मान। अब पूछा है कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है, तो हम कह देंगे p1 बराबर 0। ये x बराबर 1 पर बहुपद का मान भी है, और इससे हम शून्य को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी कि जो x बराबर 1 है इस पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब ये बहुपद के शून्यक होते क्या है इस पर हम चलते हैं। तो शून्यक बहुपद में चर का वह मान होता है जिस पर कि कोई दिया गया बहुपद 0 हो जाए या बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हमको बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सीधे इस बहुपद को 0 के बराबर रख देना है, जिससे एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब शून्य कितने हो सकते हैं वो उसकी घात पर निर्भर करता है, बहुपद की घात पर निर्भर करता है। अगर घात शून्य की
संख्या। अगर घात 1 होगी तो शून्यक 1 होगा, 2 घात होगी तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात होगी तो 3 शून्यक होंगे। तो बहुपद के शून्यक निर्भर करते हैं उसकी घात पर। बहुपद की घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो अब शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं? किसी भी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को हम मान लेंगे पी एक्स मान लेंगे। अब एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, अगर चर वहाँ पर ए बी सी कुछ भी है तो वही चर हम इस कोष्टक में लिख सकते हैं। और इसको पी लेना ज़रूरी नहीं है, इसको हम कुछ भी क्यू भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, एफ एक्स कर सकते हैं, क्यू एक्स कर सकते हैं, या फिर कोई एफ ए, कोई सा भी अक्षर ले सकते हैं। लेकिन पोलिनोमियल इंग्लिश वर्ड है बहुपद का, इसलिए हम ज़्यादातर इसका यूज पी के रूप में ही करते हैं। और कोष्टक में अगर एक्स है तो इसका अर्थ क्या होगा, उस बहुपद में भी एक्स चर ही होगा। तो जैसे हमको अगर कोई एक्स में कोई बहुपद दिया गया है तो उसको हम पी एक्स से व्यक्त करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। क्योंकि शून्य की परिभाषा यही कहती है कि जो बहुपद है उसमें चर राशि का वह मान जिस पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो मान लेंगे उसका मान x है, जिस पर शून्य होगा, शून्य हो जाएगा तो मान शून्य के बराबर होना चाहिए कथन के अनुसार या परिभाषा के अनुसार। तो इससे हम समीकरण प्राप्त कर सकते हैं कि बहुपद का मान x पर शून्य है तो पी एक्स बराबर शून्य कर देंगे और इससे जो भी समीकरण होगा उसको सरल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखो, इसमें अगर बहुपद का शून्यक 1 है तो रैखिक समीकरण से संबंधित होगा। एक शून्य का अर्थ क्या है कि बहुपद की घात भी 1 है और घात 1 होने के कारण उसको रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। तो हम बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, बहुपद का मान ज्ञात करना, और वो भी चर के किसी विशेष मान के लिए। तो एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बहुपद पी एक्स दिया गया हो इस प्रकार के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस रूप में दिया गया हो, तो इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, p इस x के स्थान पर हम 2 रख देंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 प्लस 1। इसको पूरा सोल्व करने पर हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर आएगा 3। तो ये हो जाएगा बहुपद का x बराबर 2 पर मान। अब यदि हमको इसका इस टाइप के किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। अब जैसे कि पिछले बहुपद को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में भी हम कह सकते हैं बन चुका है, जो कि 0 के बराबर है। अब इस समीकरण को सरल करके जो x का मान आएगा वो इस बहुपद के शून्य के कहलाएंगे। अब कहलाएंगे का अर्थ क्या होगा, इसके एक से अधिक शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य भी 2 ही होंगे। अब इसको सरल करना हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण को सरल करने का एक सीधा सा फॉर्मूला भी होता है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें कि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक a हो और x का b होता है, जो अचर पद होता है उसको हम c से व्यक्त करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम इसको सरल कर सकें, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में और क्लियर कर लेंगे। तो अब देखो, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब गुणांक क्या होते हैं उसके लिए हमें आना चाहिए बहुपद का मानक रूप। सबसे पहले मानक रूप। अब ये मानक रूप क्या होता है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड,
जो कि एक निश्चित रूप होता है किसी भी बहुपद के लिए, उसको हम व्यक्त करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है किसी भी बहुपद का मानक रूप, जिसको हम पी एक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि घात 2 है। अब ये मानक सभी बहुपद के लिए नहीं, 2 घात वाले बहुपद के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक घात के बहुपद को सरल करना तो आसान होता है, जो कि हम कर सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। जैसे कि मान लो अगर ये x-1 कोई बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना हो तो इसको हम पी एक्स कह देंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे, पी एक्स को बराबर 0 और x-1 बराबर 0 समीकरण बन जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा होता है। मेन हमारे जो सिलेबस में है वो होता है 2 घात वाले बहुपद को सरल करने का, और 3 घात भी इतना ज़्यादा पूछते नहीं है। मेन जो है वो 2 घात वाला ही बहुपद है और इसी से संबंधित द्विघात समीकरण बनते हैं, इसलिए हम इसी को मानक रूप के तौर पर हम पढ़ रहे हैं और इसी से हम आगे कई क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये है एक द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब इस मानक रूप में हम देख सकते हैं कि x की घात 2 का एक गुणांक है, जिसको हम a लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। b x का गुणांक है और c है अचर पद या जो संख्यात्मक राशि होती है, उसको हम सीधे c से व्यक्त करेंगे। अब किसी भी बहुपद के गुणांक हमको पता करने हैं तो उसकी तुलना हम इसी से करेंगे। किससे करेंगे तुलना? मानक रूप से तुलना करेंगे। तो अब इसके लिए हम एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये एक बहुपद है, पी एक्स मान लिया। तो इस बहुपद की तुलना हम इस मानक रूप से करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक कुछ नहीं तो इसके गुणा में 1 जरूर है, और इसका गुणांक 1 है ये भी, और ये अचर पद भी 1 है। तो इसकी तुलना करने का अर्थ है एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, यानी कि गुणा में कौन सा पद है, यहाँ पर तो है a, यहाँ पर है 1, तो हम क्या कहेंगे a बराबर 1। और b को देखें तो यहाँ पर b प्लस का है, जबकि यहाँ पर -1 है, तो हम x का गुणांक क्या कहेंगे, यहाँ पर होगा माइनस का 1, और c बराबर हो जाएगा प्लस का 1 होगा। ये प्लस का 1 था, क्योंकि अचर पद तो निश्चित है, ये c है, यहाँ पर +1 है, तो ये इसका अचर पद हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी बहुपद के गुणांक पता कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? इसका उपयोग होता है शून्यक और गुणांकों की तुलना, उसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये होगा गुणांक और शून्यक में संबंध। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप या द्विघात बहुपद का मानक रूप हम कह सकते हैं क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसका अर्थ क्या है, इसके 2 ही शून्यक होंगे। तो माना कि उसके शून्यक अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, ये अल्फा और बीटा 2 सिंबल है, तो इसके 2 शून्यक हो गए, जिसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया। यही किताबों में चलते हैं, लगभग इन्हीं से सब कुछ हो जाता है, अल्फ़ा बीटा ही याद रहते हैं। तो इस अल्फ़ा बीटा और ये ए बी सी में जो रिलेशन होगा वही इसका गुणांकों का संबंध कहलाता है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही याद रखना। एक तो होगा शून्यकों का योग, और एक होगा शून्यकों का गुणा। अब योग जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणा जो होगा वो होगा अल्फ़ा बीटा
ऐसे ही होगा। ये दो सिंबल है, अचर राशियों की तरह है। अब इनका संबंध ए बी सी से क्या है, उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है कि जो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होगा, हमेशा याद रखना। और अल्फ़ा बीटा या शून्यकों का जो गुणा होता है वो होता है सी अपॉन ए। ये एक फॉर्मूले की तरह याद रख लेना कि इसी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा और बहुपद के गुणांकों में संबंध की जांच करो या सत्यता की जांच करो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखो, हमारे पास शून्य होने चाहिए, गुणांक पता होने चाहिए, फिर हम ये कर सकते हैं। तो अब देखो, शून्य ज्ञात करने का मेथड तो हमको पता चल गया है कि कैसे करते हैं कि किसी बहुपद को 0 के बराबर रख दो, फिर शून्य के हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम किसी बहुपद को सरल करके देखेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करें। ये एक अगर बहुपद है तो इसके शून्य हमको ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की भी जांच करनी है। तो एक बहुपद है जिसके हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे कि माना कि बहुपद x पर शून्य है या बहुपद का मान x पर शून्य है, तो px बराबर शून्य या 0 होना चाहिए। और px क्या है हमारे पास, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसको सरल कैसे करें, इसके लिए हमें सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। ये हमको साफ दिख रहा है कि x और 1 का होल स्क्वायर है, जिसको हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी रूप का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये x² हो गया प्लस के 2x गुणा 1, ये ab हो गया, और ये 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसी रूप में दिख रहा है। तो इसको हम सरल करके x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब ये हमको साफ दिख रहा है कि द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्य भी 2 होने चाहिए। अब 2 शून्य के कैसे होंगे इसके, x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, ये 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि दोनों एक ही बात है। तो इससे हमारे पास बहुपद 2 शून्य देगा या 2 शून्य हमको प्राप्त होंगे, x बराबर -1 और x बराबर -1। अब ये देखने में तो एक ही लग रहे हैं, है ना, एक है भी, लेकिन इसको हम 2 कह सकते हैं कि 2 अलग अलग मान है, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया तो x का एक ही मान होगा और कोई दूसरा मान नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे रख के भी देख लेंगे तो 0 हो जाएगा। साफ दिख रहा है हमको कि x के स्थान पर अगर मैं 1 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 1 रखने से ये 0 हो सकता है? तो इसकी भी हम जांच कर सकते हैं कि x का मान अगर -1 रखूँगा तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 -1 गुणा में है और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 और प्लस 1, तो ये 0 हो रहा है। इसका मतलब हमने जो शून्य ज्ञात किया है वो सही है। -1 इसका शून्य है। -1 रखने पर वापस बहुपद शून्य या 0 हो जाना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास बहुपद के 2 शून्य, जिसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर भी -1, यानी कि दोनों का मान समान ही है। अब हमको जांच करनी है इसके गुणांक और शून्य के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है वो लिख लेते हैं हम, x² प्लस 2x प्लस 1, और जो मानक रूप है उसको भी हम लिख लेते हैं, वो होना चाहिए ax² प्लस bx
प्लस 1। अब इन दोनों की तुलना करके हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना है, 1 है, और बी का मान 2 है, सी का मान 1 है। ठीक है। अब हमारे पास जो गुणांक और शून्यकों के मध्य जो संबंध था उसका सीधा फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। वो है शून्यकों का योग। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होना चाहिए। तो इन दोनों को अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए। अल्फ़ा का मान भी -1 है और बीटा का मान भी -1 है, तो इसका मान तो आना चाहिए -2। और अब हम ज्ञात करेंगे माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए में मान रखने पर माइनस बी का मान हमारे पास है 2 और बट्टा में ए का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो इसका मान भी -2 है, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए। तो इससे हम साबित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, ये क्या है, सत्य है। इसकी सत्यता की जांच हो गई। ये तो हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणा होना चाहिए अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। इन दोनों को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर -1 गुणा -1 होना चाहिए, ये हो जाएगा प्लस का 1। और सी बटा ए अगर करें तो सी का मान भी 1 था और ए का मान भी 1, तो ये भी प्लस का 1 ही होगा। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं। तो इससे हम कहेंगे कि अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटा ए, ये भी सत्य है। तो इसकी भी हमने जांच कर ली। तो पहले तो शून्य ज्ञात करने आने चाहिए, फिर शून्यकों से गुणांकों की तुलना हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं और उसमें मान रख के सीधी जांच ही करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 में प्रश्नावली में भी दिए गए होंगे। अब देखो, अगर हम बहुपद को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सर्व समीकरण आने आवश्यक है। अगर किसी को सर्व समीकरण नहीं आए तो द्विघात जो समीकरण होता है उसका एक सीधा सा सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं उसको सरल करने का, वो याद रख लें, उससे भी हम याद कर सकते हैं। तो ax² + bx + c ये एक द्विघात समीकरण का भी मानक रूप है, क्योंकि बराबर 0 हो गया तो यह समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सरल करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जिससे हम x का मान सीधे ज्ञात कर सकते हैं। वो है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में सीधे हम ए बी सी का मान रख के सरल करके दो बहुपद के शून्य किया, इस समीकरण के दो हल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आने वाली क्लासेस में हम इस समीकरण और इस फॉर्मूले के बारे में भी कई चर्चाएं करेंगे या बात करेंगे, जिससे हम हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमको बहुपद सरल करने हैं तो कम से कम ये फॉर्मूला तो हमको याद होना ही चाहिए, अगर हमको सर्व समीकरण याद नहीं हो। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रश्नावली इसमें है 2.1 होनी चाहिए। दो पॉइंट एक नहीं 2.2 है, जैसे कि 2.1 तो कुछ खास नहीं है। मेन जो प्रश्नावली शुरू हो रही है वो 2.2 से है। अब इसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनमें से कोई सा भी एक बहुपद लेकर हम उसको सरल करेंगे। जैसे ये 1 नंबर ही बहुपद क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इसमें दिया गया है x² - 2x - 8, ये एक बहुपद दिया गया है। इसके शून्य ज्ञात भी करने हैं
और गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। सबसे पहले तो पी एक्स हमको मान लेना है। अब पी एक्स मान लिया तो इसका शून्य भी मानना पड़ेगा। तो हम कहेंगे माना कि वो तो हो गया, अब लिखेंगे और x इसका शून्यक है। अब x को हमने इसका शून्यक मान लिया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो पी एक्स है यानी कि x बराबर x पर पी एक्स का मान भी शून्य होना चाहिए। तो इसी से हम इस समीकरण को बना लेंगे। पी एक्स के स्थान पर ये मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास सीधा सा बन गया। तो अब देखेंगे कि इस समीकरण को हमें सरल करके इस द्विघात बहुपद के दो शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें सर्व समीकरण आनी चाहिए या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम दोनों से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्व समीकरण के अनुसार अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करने पर आएगा 8। अब इस बीच वाले x के गुणांक के ऐसे टुकड़े हमको करने हैं कि जिसका गुणा करने पर आ जाए माइनस का 8 और जोड़ने या घटाने पर आ जाए माइनस का 2। तो 8 के ऐसे टुकड़े अगर हम करना चाहें तो देख सकते हैं कि 2 और 4 का गुणा हमेशा 8 होता है। अब अगर हमको -8 प्राप्त करना है तो इन दोनों में से कोई सा भी एक माइनस का होना आवश्यक है या ज़रूरी है, और इन दोनों का योग भी माइनस वाली संख्या आनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। 4 होगा माइनस का, यानी कि 2 में से अगर 4 को घटाएंगे तो -2 ही आएगा। तो ऐसे करके हम इसके टुकड़े भी कर सकते हैं। तो इसको हम आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब देख सकते हैं कि 4x प्लस माइनस का है और 2x प्लस का है। इन दोनों को अगर सरल करेंगे तो माइनस का 2x आना चाहिए और आ भी जाएगा। यानी कि हमने इस 2x को तोड़कर ऐसे बना दिया कि इसमें हमारे टोटल 4 पद बन जाए। ये -8 आपकी जगह पर है ही। अब देखिए दो का जोड़ा बनाकर हमको कॉमन लेना है। तो इन दो में और इन दो में हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x ही कॉमन है केवल। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 4। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। अगर एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x रह जाएगा, माइनस आपके स्थान पर ही है, और यहाँ पर x का भाग देंगे तो x से x कट के 4 ही बच जाएगा। और इन दो में कॉमन देखें तो केवल 2 ही, यानी कि समान संख्या का भाग किसका जा सकता है, 2 का। तो ये प्लस आपके स्थान पर है, 2 को ले लिया हमने कॉमन, और 2 का भाग 2x में देंगे तो x बच जाएगा, माइनस 2 का भाग अगर 8 में देंगे तो 4 आएगा। ये हो जाएगा 0। अब इन दोनों भी में हम देख सकते हैं कि ये 2 पद बन गए, ये एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों पदों में भी x माइनस 4 कॉमन है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 4 को कॉमन लेने पर बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। वैसे साथ में चल रहा है। अब देखो ये 2 पद है, इन 2 पदों का गुणा 0 है, तो इससे हम इस समीकरण का हल पता कर सकते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा। या तो ये पद 0 होगा या ये पद 0 होगा, तभी इन दोनों का गुणा 0 हो सकता है। इसलिए x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे तो एक तो x का मान आएगा 4 प्लस का और एक x का मान माइनस का 2। पक्षांतरण कर देंगे सीधे,
-4 का पक्षांतरण करेंगे उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 उत्तर, और +2 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2 इसका उत्तर। तो ये है इसके दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा। अब हमारे पास शून्यक आ गए और गुणांक पहले से उपलब्ध ही थे, तो गुणांकों की तुलना शून्यकों से हम कर सकते हैं। तब इसमें देखेंगे अगर हम इसकी तुलना ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो ए बी सी के हमारे पास मान आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही बहुपद था। इसकी तुलना हमको बहुपद के मानक रूप से करनी है, तो अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर a का मान देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b का मान x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ पर -2 है, और c का मान -8 जो कि साहब यहाँ पर दिख रहा है हमको -8 है। तो ए बी सी के मान हमारे पास आ गए 1, -2 और -8, और अल्फ़ा बीटा के मान भी हमारे पास उपलब्ध है। अब हमको जांच करनी है शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। अब हम इन दोनों पक्षों को अलग अलग ज्ञात करके बराबर सिद्ध कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा का मान -4 और बीटा का अल्फ़ा का मान +4 था और बीटा का मान -2 था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ जाएगा 2, और -b/a के लिए हम b का मान रखेंगे। b का मान हमारे पास था -2 और a का मान 1 है ही, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सही है, यह सत्य है। ऐसे हम गुणांकों के और गुणा की भी जांच कर लेंगे, इसको हम c/a कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर कहेंगे अल्फ़ा गुणा बीटा की बात करें तो अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा -8 और होना चाहिए c/a के बराबर। तो c का मान तो है -8 और a का मान 1 है, ये भी है -8, यानी कि ये वाला संबंध भी सत्य सिद्ध हो जाए। तो ऐसे करके हम सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा उदाहरण था जिससे हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे।